2024 है यानी कि 17वीं बीपीएससी घटना चक्र 2024 आप इसको कह सकते हैं। इसमें टोटल 600 महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बिल्कुल नए पैटर्न पर जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार देख लीजिए और ऐसे ही आपको तैयारी करना है। और आप जानते हैं कि बीपीएससी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी करता है। सेशन को पूरा देखिएगा, काफी फायदा होने वाला है अगर आप 17वीं बीपीएससी 2024 देने वाले हैं तो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 69वीं बीपीएससी यानी कि 69th बीपीएससी पीटी 2023 में जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं सबसे पहले उनको मैं कवर करवा देता हूं। देखिए ये प्रश्न जो है 69th बीपीएससी पीटी 2023 में पिछली बार ही पूछा गया है। प्रश्न है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य की थी। तो देखिए अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी और ये भारत के कर्नाटक की थी, तो कर्नाटक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न कर लेंगे अब। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है बीपीएससी में कब पूछा गया है। देखिए कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसमें पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर सदस्य थे। उस समय वायसराय लॉर्ड बेबल था, जे एंड्रयू जो है इसमें सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। देखिए एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चलिए मिलाइए और नीचे कूट से राइट आंसर चुन करके आपको बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने किया है। भारत सेवक समाज की स्थापना या गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किसने किया है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया 1839 में। और आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में राजा राम मोहन राय ने किया है। तो इसको मिला लीजिए 2, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3 जो कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त जो विचार है किस नेता के थे। सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह विचार जो है लाला लाजपत राय का है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। मौलिक अधिकार से संबंधित तो फ्रेंड्स यह कराची अधिवेशन था 1931 का, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बार-बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 1632 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि बक्सर का युद्ध हुआ था कब। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध आप लोग बताइए कब हुआ था। सन आप लिख करके बता दीजिए। और इसके बाद जो है कि संधि पर इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिल्कुल, और बिहार के कौन से नेता जो प्रमुख नेता थे, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। देखिए बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह जी को। ऑप्शन में आप यहाँ पर देखिए बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा, देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो ब्रिटिश सरकार ने कौन सा स्टेप उठाया था। तो ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किया था। और इस समिति के यानी कि इस कमेटी के मेंबर महात्मा गांधी जी भी बनाए गए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन जो है संबंधित नहीं है। देखिए स्ट्रेची कमीशन जो कि अकाल आयोग था, शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये तीनों घटनाएं जो है ये लॉर्ड लिटन के काल में हुई थी। इल्बर्ट बिल जो है यह इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था। तो कौन सा जो है लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट बिल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है ये आपको बताना है। होम रूल आंदोलन कब हुआ था। 1916 में आपको याद है। सूरत विभाजन 1907 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में। तो ये क्रम अब आपको स्वयं यहाँ पर दिख रहा होगा। 1907 फिर 1909 फिर आपका 1916 फिर आपका 1918, 2 4 1 3 2 4 1 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिए 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। 1937-38 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन जो है यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है आयोजित किया गया था, ठीक है ना। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कौन से कारण थे। तो कारण यहाँ पर 3 दिया गया है, आपको पढ़ करके यहाँ से आंसर बताना है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ से चुन करके बताना है। चलिए आते हैं, पढ़िए। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल ये जो है नेतृत्वहीन था और समाज के सभी वर्गों से समर्थन भी इसको नहीं मिल पाया था। तो समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, ये तीनों जो है 1857 की विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारण थे। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना है, तो ऊपर तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास विफल कर दिया और उसने उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ये प्रश्न ऑलरेडी 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है लगातार। बटक मियां थे, यहाँ पर बटक दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी बटक मियां ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। इसे लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, बिल्कुल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है, तो 1 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही दिया गया है। और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट जो है सही दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुन करके बताना था, चारों सही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में बिहार अलग हुआ था और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उड डिस्पैच आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी के समय 1854। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उड डिस्पैच 1854 में डलहौजी के समय आया था और इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया था और इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर करने वाले हैं क्योंकि लगभग 600 प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1505 ईस्वी में यह भारत पहुंचा था, 1505 ईस्वी में यह भारत पहुंचा था। अगर वहीं पूछता कि पुर्तगाली उपनिवेश का दूसरा वायसराय भारत में कौन हुआ, तो दूसरा वायसराय अल्बुकर्क हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित
निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से जहांगीर ने किसको सम्मानित किया था? खान की उपाधि फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दिया था किसको? हॉकिंस को। हॉकिंस राइट आंसर हो जाएगा। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था और वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया था और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? 1612 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री जो है स्थापित कहां पर किया था? तो देखिए जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया और यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित किया था। सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो भारत आया था किसके समय में? तो फ्रेंड्स ये आया था जहांगीर के समय में। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचा था और 1616 में यह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? आपने देखा कि यह 69 बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न लगातार बीपीएससी पूछता है। 1632 मैंने बताया था, आंसर हो जाएगा इसका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। देखिए सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? देखिए सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था उसी का विस्तार मात्र था, ठीक है ना? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना इस युद्ध का तत्कालीन कारण था। और देखिए एक्स ला सापल की संधि जो 1748 में हुई थी, एक्स ला सापल की संधि, इसी के तहत जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। देखिए 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अच्छा ये वांडीवास का जो युद्ध था ये 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी का मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली कर रहा था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध जो है या अंग्रेज और फ्रांसीसी का मध्य हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष पूछा गया है? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर जो है किया गया था कब? तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1784 में। 1784 में हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य मंगलूर की संधि, ठीक है ना? और इस संधि के बाद दूसरा जो मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो गया था और उस समय वारेन हेस्टिंग था। तीसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कर्नवालिस था और चौथे के समय लॉर्ड वेलेस्ली था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से किस अंग्रेज उत्तराधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो फ्रेंड्स ये थॉमस बेस्ट ने हराया था, ठीक है ना? 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नमेंट से यहां व्यापार करने की अनुमति देने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका थॉमस बेस्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सूरा और अफीम जो है यह बिहार से प्राप्त होता था। बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह आपका बिहार ही था। बिहार राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि मैंने आपको बताया था कि 1765 में हुआ था, ठीक है ना? और शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया और उसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी और निजामत की व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी, ऐसा तय हुआ। और कंपनी की दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल के लिए मोहम्मद राजा को चुना गया था और यहाँ पर पूछा गया कि मुर्शिदाबाद के लिए तो मोहम्मद राजा को चुना गया था, ठीक है ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और बिहार के लिए सीताब राय को चुना गया था, सीताब राय को बिहार के लिए और मोहम्मद राजा को मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए। चलिए सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? तो अभी मैंने बताया था 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था। चलिए उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। तो देखिए ऐसा जो है आप यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। बहादुर शाह जफर के बारे में यह नहीं कहा गया कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में ऐसा जो है फारसी में कहावत है जो कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से दिल्ली से पालम जो है चांदनी चौक से पालम, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत है कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, ठीक है ना? तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका होना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इन्होंने प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है ना? शाह शुजा 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था और यह काबुल की गद्दी पर बैठा और उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकती सरदार को फतह खां और दोस्त मोहम्मद शाह की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उन्हें कोहिनूर यानी कि कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाह शुजा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी यह श्रीरंगपट्टनम में थी। श्रीरंगपट्टनम शेर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ किया था। टीपू सुल्तान के साथ किया था, ध्यान रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। और यह संधि जो है 1792 में किया गया था, ठीक है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है नेतृत्व हुआ था कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो सलीमन को जो है ठगों के उन्मूलन के लिए जो है ठगों के उन्मूलन के लिए उन्होंने सलीमन की सहायता से ठग का उन्मूलन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो विलियम बेंटिक ने कौन कौन से सामाजिक सुधार जो है प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा, उसके बाद आपका दास प्रथा और ठगों से संबंधित गिरोह का दमन। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? किसने सिंध विजित करके उसका अधिकरण किया था? तो देखिए 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। चार्ल्स नेपियर ने किया था, ठीक है ना? चलिए 67 बीपीएससी में यह पूछा गया प्रश्न है। देखिए बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह लागू किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना? चलिए और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें, ठीक है? और वारेन हेस्टिंग्स ने 2 उपदीवान
दीवान मोहम्मद राजा खां और सिताब राय जो थे उनको पदच्युत कर दिया, ये चीज ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासक का जनक माना जाता है लियोनिल कॉर्टिस को। सर लियोनिल कॉर्टिस राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो 1853 में आपको याद भी होगा, बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में यह बिछाई गई थी। और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मुंगेर का बरहिया ताल जो विरोध हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहिया ताल जो विरोध हुआ था उसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी थी, ठीक है ना, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था ये कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश साम्राज्य का अधिनियुक्त भारत का पहला वायसराय था। कैनिंग हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था? तो यह दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना। और आपको यही जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण भी बना था। कारतूस का प्रयोग जो होता था उसमें ऐसा मतलब सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण भी बना था। उसके बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये प्रश्न बड़ा ही रिपीट होता है, आप देख सकते हैं, और कई बार इसके अलावा भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए उसके बाद के बिहार में 1857 के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्रोह का ये वीर कुंवर सिंह है, ऑप्शन नंबर सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रिपीट कितना हुआ है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ईस्वी सन 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से? तो फ्रेंड्स ये जगदीशपुर से संबंधित है। देख रहे हैं कितना रिपीटेडली यह प्रश्न जो है पूछा गया है। चलो उसके बाद कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विरोध में किस जगह शामिल हुआ था? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयोग इसका आंसर पटना दिया हुआ है, आयोग इसका आंसर पटना दिया हुआ है, लेकिन 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विरोध किया था, विद्रोह किया था, और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे थे और यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए आपका आरा, लेकिन पटना आयोग ने आंसर दिया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग इन सभी ने लिया था। नाना साहब ने जो है आपको पता है कि इन्होंने इसका नेतृत्व कानपुर से किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल जो है ये आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी है, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भी भाग लिया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी ऑप्शन नंबर यहाँ पर इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो सभी हो जाएगा, ऊपर इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ पर देखिए राजपूत कुंवर सिंह दिया गया है। चलिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये केंद्र कहाँ था? तो ये केंद्र था फ्रेंड्स जगदीशपुर। कहाँ था? जगदीशपुर। और यहीं के वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? फिर से देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया। कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन पूछा गया है। सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था ये मौलवी अहमदुल्ला थे। फैजाबाद से इन्होंने एक क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अहमदुल्ला साहब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो ये उर्दू कवि गालिब है, मिर्जा गालिब, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कारण नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कारण पूछा गया कि कौन सा नहीं था? तो अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी सभी थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ये आपका ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं साहूकार और यहाँ पर देखिए जमींदार, इन्होंने भाग जो है नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। तो 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन डी में देख सकते हैं 2 और 4 दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? कौन सा कथन यहाँ पर पूछ रहा है कि सही दिया गया है? बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहले कथन पढ़ लीजिए, सारा कथन आप कथन डी भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कथन डी भी पढ़ लीजिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए 1857 दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद किया था। ये कथन जो है सही दिया गया है, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी स्टेटमेंट को। देखिए 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? अप्रभावित जो रहा था ये आपका कौन रहा था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो अप्रभावित रहा था फ्रेंड्स, यह कौन रहा था? तो अप्रभावित रहा था आपका यहाँ पर देखिए ये आपका मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है ना। आपका मुंगेर हो जाएगा, केवल 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम अवध हो जाएगा, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये प्रश्न ऑलरेडी 69वीं में भी पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा इस कथन पर विचार करना है और यहाँ पर कारण और कथन दिया गया है, सही उत्तर चुनना है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण है कि बहादुर जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, दोनों सही है और इसका जो है कारण जो है ये कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया? कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1858 को, ठीक है ना। 1 नवंबर 1858 को राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांत से चयन किया था? तो फ्रेंड्स यह चयन गोरखा, सिख और पंजाब जो था पंजाबी उत्तर प्रांत से यहाँ से चयन किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स क्या संज्ञा दिया था? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जॉन के यहाँ पर दिया गया है, सर जॉन के, ठीक है। देखिए सर जॉन लॉरेंस के बारे में जान लीजिए। लॉरेंस और सीले ने कहा था कि वह केवल सैनिक विद्रोह था, ठीक है। और उसके बाद सीले ने 1857 का विद्रोह का क्या कहा था कि यह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह वीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर हो जाएगा।
चलिए इसका बीडी सावरकर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये प्रश्न आपको भी पता होगा, ये पील कमीशन है, ठीक है ना, पील कमीशन इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी में पील आयोग दिया गया है, ठीक है ना, पील आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ई ऊपर में से कोई नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला प्रश्न हमारा आपका यहाँ से देख लीजिएगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? बताइए, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण को आपको लिखा है दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह कौन सी जो है प्रथा है? तो यह प्रथा जो है ये रैयतवाड़ी प्रथा है। रैयतवाड़ी प्रथा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने के द्वारा चलाया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? पागलपंथ की स्थापना किया था करमशाह ने। किसने किया था? करमशाह ने। और करमशाह का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी टीपू जो था धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, करमशाह ने चलाया था और बाद में टीपू जो है इसमें ये भी आकर के इसे जुड़ा था। चलिए फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे फ्रेंड्स, यह हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में जो है सम्मिलित हो गए थे। तो यहाँ पर हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो शुरुआत है हाजी शरियतुल्लाह ने किया था, अभी मैंने आपको बताया भी है। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को संगठित किया था किसने? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था, ठीक है ना, गुरु राम सिंह ने किया था। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था? दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था? तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है ना। 1875 में दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर जो है उनको यह दिया जाता था, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगणी वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और बाद में इनको कालापानी की सजा दी गई थी। 1883 में आमरण अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह पश्चिमी घाट पर हुआ था। रामोसी विद्रोह रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। चलिए उसके बाद देखिए बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह जो है यह हुआ था बड़ौदा में। बड़ौदा में यह विद्रोह 1820 के आसपास में समाप्त हो गया था, ठीक है ना। और ये जो बघेरा विद्रोह है 1818 से 20 ईस्वी के दरमियान में हुआ था, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। बड़ौदा बिहार का यहाँ पर देखिए चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरी विद्रोह जो है बिहार में पूछा गया है 1798 में चौर रिवोल्ट हुआ था। चौर रिवोल्ट हुआ था, ठीक है ना। और आपका ये 1798 ये प्रश्न जो है पूछा गया था, बिहार लोकसभा आयोग ने इसका उत्तर सी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए ये संसदीय बीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, आयोग ने इसका 1798 इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये जनजाति खोंड जनजाति थी, ठीक है ना। खोंड जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है यह हुआ था कब? देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, जिसमें से अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कि कोल विद्रोह हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ है, मुंडा विद्रोह हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह अंग्रेज कमांडर कौन था? तो फ्रेंड्स ये मेजर बारो था। कौन था? मेजर बारो था। मेजर बारो 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह किया था और इन्होंने एक साथ पुलिस और जो दिकू थे उन पर आक्रमण किया था और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हो चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, जिससे जो है संथालों ने हरा दिया था मेजर बारो को। देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया भी था, सिद्धू कान्हो। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? देखिए लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, रिपीटेडली यह प्रश्न पूछा गया है सिद्धू कान्हो। यहाँ देखिए संसदीय बीपीएससी में, ये भी संसदीय बीपीएससी प्री में और ये री एग्जाम में पूछा गया था। चलिए मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1895 में, ठीक है ना। 1895 आपको मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, किंतु विकल्प में जो है 1895 दिया गया है और इस हिसाब से अगर देखें तो 1895 में ही बिरसा ने अपने आपको भगवान का दूत भी घोषित किया था। इस तरह से 1895 करीब है, यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए रांची दिया गया है, रांची झारखंड से ये जुड़े हुए हैं। चलिए उसके बाद देखिए 1899 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा ही थे ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए, बिरसा मुंडा हो जाएगा। चलिए बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यहाँ पर देखिए झारखंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम में। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सिंहभूम दिया गया है। उसके बाद देखिए हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह जो है यह 1820-21 में हुआ था और इसका केंद्र संथाल परगना था 1820-21 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स ये कहां पर किया था? छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820-21 में और पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति रही थी। सिंध जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसलिए सिंध और बिहार दोनों होना चाहिए। उसके बाद सही आंसर इसका ऑप्शन ई होना चाहिए, ठीक है ना, एक से अधिक, क्योंकि बिहार में ये जो मैंने बताया था आपको हो जनजाति और सिंध में भी जो है जनजातियों ने विरोध किया था, इसलिए एक से अधिक आंसर होना चाहिए। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? बगावत नहीं किया था किसने? तो हैदराबाद के निजामों ने नहीं किया था। हैदराबाद के निजाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। सन्यासी विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो है यहाँ अपनाया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने अपनाया था, ठीक है ना। चलिए लॉर्ड लिटन राइट आंसर हो जाएगा। 1878 में दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस किसने रद्द किया था? रद्द रिपन ने किया था और लागू लिटन ने किया था। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था?
अस्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने जो है प्रारंभ किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्धारण करना, निर्णय करना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है कहाँ लागू की गई थी, तो यह मद्रास में लागू किया गया था, ठीक है ना, मद्रास में लागू किया गया था। तमिलनाडु के बारामल क्षेत्र में लागू किया गया था 1792 में, मद्रास हो जाएगा। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान दिया गया है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार का अधिनियम, बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था कब, 1885 में। बंगाल, बिहार और जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब में टेनेंसी एक्ट। चलिए और ये डफरिन के समय में सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना बताइए। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया है शिशिर कुमार घोष ने। चलिए भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो ठगी अतिक्रम जो है आपको विलियम बेंटिक को है और स्लीमन के नेतृत्व में उसने समाप्त किया था। चलिए कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष में जो है बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कब, बीडी सावरकर 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और बीडी सावरकर जी ने अपना भारत नामक संस्था की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो आपका 1937 से मैंने 43 बता ही दिया, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा, कोई नहीं। देखिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है यह, तो यह 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचा था 23 मार्च 1942 को, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था 23 मार्च 1942 को और इसकी अध्यक्षता स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहा था। तो आपका 23 मार्च 1942 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 जुलाई 1947 को जो है 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पारित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता किसने पेंट किया था, तो भारत माता पेंट जो है ये किसने किया था बताइए। भारत माता पेंट जो है यह किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे देखिए इनमें से किसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में, तो फ्रेंड्स ये माना जाता है किसको, क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 में। किसने किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और खालिस्तान दिया गया है ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। देखिए फ्रेंड्स समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व यानी कि भाईचारा का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति हुई थी कब, तो फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 को हुई थी, 1789 में, ठीक है ना। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंधुत्व यानी कि भाईचारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। खाली स्थान दिया गया है ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए और इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। लॉर्ड कर्जन जिसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। मुख्यतः उदारवादियों की नीति का जो प्रचारक था यह कौन सा अखबार था, तो यह अखबार जो था यह लीडर था। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा और इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है खालिस्तान दिया गया द्वारा रखी गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है रखी गई है किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये रखा गया है आपका 1835 के मैकाले के मिनट्स के आधार पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के मिनट्स यानी कि स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तत्काल गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसी के द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की मंजूरी दिया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो फ्रेंड्स यह आकर्षित किया था किसको, तो ये बुद्धिजीवी। उसके बाद अगर बात करें तो आपका नगरीय उच्च जातियां और उसके बाद आपका उदार रजवाड़े यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, जनक कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक राजा राममोहन राय को माना जाता है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, ये सब राजा राममोहन राय को माना जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने किया है, तो राजा राममोहन राय ने 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया है। ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना किया है, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो 1828 आपने पढ़ रखा है, 1828 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए 1828 दे रखा है, ये प्रश्न 41वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में नियम 17 के द्वारा, नियम 17 याद रखेंगे, इसी के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये जो किसके सहयोग से, तो राजा राममोहन राय के सहयोग से हुआ था, ठीक है। और 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। तो ये आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न को जरा सा ध्यान से पढ़ना है। 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है। चूंकि 1815 में इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी, 1803 में इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम है तुहफत उल मुआवदीन, यहाँ पर दिया भी गया तुहफत उल मुआवदीन, ये 1803 में प्रकाशित हुई थी और 1815 में यहाँ पर पूछा गया और पहली पुस्तक दे दिया गया है। तो चूंकि 1815 में वेदांत ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ था, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में, अब यहाँ पर 1893 नहीं होगा, फराजी आंदोलन हुआ था ये 1839 में ढाका में। तायुद्दीन आंदोलन किसने चलाया था फराजी आंदोलन के विरोध में, तो तायुद्दीन आंदोलन मैंने बताया 1839 में हुआ था, ना कि 1893 में, ठीक है ना। और ये प्रश्न को बीपीएससी ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जौनपुर के करामत अली ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे। सर सैयद अहमद खां के कटु आलोचक कौन थे, तो ये जमालुद्दीन अफगानी थे, जमालुद्दीन अफगानी थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जमालुद्दीन अफगानी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान है तो महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो ये प्रश्न आप जानते होंगे, ये गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला नामक सेठ थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गुजरात के दादा अब्दुल्ला 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा था, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? तो अभी हमने देखा भी था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पारित किया गया था कब? 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था और 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। माइकल मधुसूदन दत्त ने इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, नील दर्पण, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्र की ये नाटक है, बांग्ला नाटक। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? अभी मैंने आपको बताया भी था कि स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट किसका है? चलिए बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट दिया है मैकाले ने, ठीक है ना, मैकाले का यह स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है यह कब किया गया था? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है 1909 में किया गया था, ठीक है ना, 1909 में किया गया था। राइट आंसर 1909 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है यहाँ पर सही दिया गया? 1905 में बंगाल का विभाजन जो है सही दिया गया है। 1908 में कांग्रेस में फुट, 1908 में 1907 का सूरत अधिवेशन आपको याद होगा, तो ये गलत है। 1919 का रॉलेट सत्याग्रह ये सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची एक व्यक्ति को सूची दो विषय के साथ सम्मिलित करिए और कूट का उपयोग करके यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर का चयन आपको करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देखिए मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। उसके बाद लिनलिथगो, तो लिनलिथगो के समय में आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। डलहौजी के समय में क्या हो जाएगा? ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा, व्यापक का सिद्धांत। और चेम्सफोर्ड के समय में आपका द्वैध प्रशासन, ठीक है ना। तो ये करेक्ट मिलान है आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 2, 3, 1 और 4 कहाँ पर दिया गया? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया था? एक आंदोलन जो है ये चलाया गया था अवध में, एक आंदोलन चलाया गया था अवध में, ठीक है ना। और एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे, ये भी याद रखिएगा। 1921-22 में अवध के किसानों ने एक नाम से एक आंदोलन चलाया था 1921-22 में, और एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। अवध राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? बताइए किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता था वेथी के नाम से, ठीक है ना, वेथी के नाम से इसको जाना जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, अर्थात यह एक प्रकार की अवैतनिक जबरन श्रम होता था, वेथी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी का है, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट वीर कुंवर सिंह जी का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा के अनुयायी जो थे इनको धरती अब्बा के अवतार मानते थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा यानी धरती आबा के अवतार मानते थे। बिरसा ने अपने समर्थकों को सिंह बोगा की पूजा करने की सलाह दिया था, ठीक है ना, सिंह बोगा की पूजा करने का सलाह दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस संस्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? तो बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में, संस्थान ने किस स्थान में गोल्डन लीग की जो है नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स ये देवघर में हुई थी, देवघर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो यह अखबार जो है द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया है, यह भी याद रखेंगे। यह पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास सभा का गठन जो है किसने किया था वर्ष 1928 में? तो रविदास सभा का गठन जो है जगजीवन राम जी के द्वारा किया गया था, जगजीवन राम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि नील की खेती करने से छूट जाते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो यह कर आपको भी याद होगा, यह कर तवान था। क्या था? तवान था, इसको तवान कहा जाता था, तवान ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। चलिए उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना वैसे 1867 में बंबई में आचार्य जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, और इसमें महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे, क्लियर ना। और इसका उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग दिया भी गया है। चलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? तो ये प्रतिनिधि थे आपका स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। 1893 में वे शिकागो में जो पहला धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाषण दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था? तो अभी मैंने बताया स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में किया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने बताया था आपको किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज अभी आपने देखा भी है। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था, ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए प्रश्न रिपीट होता है, बीपीएससी में मैंने बताया कि प्रश्न पिछले साल से रिपीट किया जाता है, ज्योतिबा फुले ने किया था। उसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है यह मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था, ठीक है ना। 1875 में न्यूयॉर्क में कर्नल अलकाट और इसमें मैडम ब्लावत्स्की भी थी, इन सब ने किया था। और इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए थे, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। यहाँ पर देखिए मैडम एचपी ब्लावत्स्की दिया गया, कर्नल अलकाट का भी नाम याद रखिएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? प्रथम महिला पूछा गया तो महिला पूछा जाएगा तो इनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब सरोजिनी नायडू हो जाएगा, क्लियर ना। 1925 के कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष फिर से पूछ लिया गया है। तो ये एनी बेसेंट थी, ठीक है, अभी मैंने बताया था। और प्रथम भारतीय जब पूछेगा तब सरोजिनी नायडू होगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था। भारत में नारी आंदोलन जो है किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये ज्योतिबा फुले थे। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत रमाबाई रानाडे थी, ठीक है ना। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक जो है एक संस्था थी, इसकी स्थापना भी इन्होंने किया था। क्योंकि विकल्प ए में रमाबाई का नाम होता तो रमाबाई हम लोग लगाते थे, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपका बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा सही उत्तर इसका माना गया है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाबाई मस्जिद, यहाँ पर देखिए मस्जिद आसन सभा के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजन पाते हैं, मतलब स्थापना किसने किया था, ठीक है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर मैं पहले बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले और रहनुमाबाई मस्जिद आसन सभा की स्थापना आपका नौरोजी खुर्दुम जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में, बताइए, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगर हम बात करें तो बाबा रामचंद्र जिन्होंने आंदोलन की बागडोर नहीं संभाली थी, अपितु उसे वह मजबूर एवं जुझारू बनाया था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को पारित किया गया था सन 1900 ईस्वी में, ठीक है, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था 1900 में। चलिए उसके बाद देखिए अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक आंदोलन का उद्देश्य लगान का नगद जो था उसमें परिवर्तन करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए लगान के नगद में परिवर्तन, एक आंदोलन याद रखिएगा, मैंने बताया भी था 1921-22 में आपका अवध में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो थे ये बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो फिर से ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, एक मिनट देख लेता हूँ, अलग अलग क्वेश्चन, ये 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है और ये देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बताइए बिहार में किसान आंदोलन के साथ इनमें से कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। चलिए राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति कहिए, ये वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली से संबंधित है। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स दे रखा है, वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध प्रशासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी जो शासन प्रणाली थी उसको समाप्त करने का निर्णय लिया था। चलिए देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? चलिए बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था यह पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना। चलिए उसके बाद भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम जनगणना जो है 1872 में मेयो के समय में हुआ था, मेयो के समय में हुआ था, लेकिन 1881 से जो है नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को 1877 में जो है कैसर हिंद की उपाधि से, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया था जिसे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया और लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा किया था। तो यहाँ पर 1877 राइट आंसर हो जाएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ये आपका राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? किस विषय पर मतांतर कहिए, मतांतर हो गया था? तो फ्रेंड्स यह दलितों के लिए पृथक मतदान जो था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया था? तो फ्रेंड्स यह लाया था पुर्तगाली मिशनरियों ने, पुर्तगाली मिशनरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारे कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1885 में, याद रखिएगा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। एक साथ राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 1876 में इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। यहाँ पर देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया, आनंद मोहन बोस का भी नाम याद रखिएगा। देखिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ध्यान रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय कांग्रेस के से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इनको हटाया गया था 1874 में, 1874 में हटाया गया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किया था और इनकी प्रथम नियुक्ति बांग्लादेश के सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इनको पद से हटाया गया था। चलिए राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय जो थे ये राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय के बारे में पूरी डिटेल में आपको बता भी दिया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1884 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, अध्यक्षता डब्ल्यू बनर्जी ने किया था, बंबई में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो ये 1885 में किया गया था, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था और एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो ये संस्थापक जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये आपके कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए असैनिक सेवक, ठीक है ना, असैनिक सेवक अवकाश प्राप्त एक अंग्रेज अधिकारी थे ये। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया भी था, प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, डब्ल्यू बनर्जी ने अध्यक्षता किया था, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसने किया था? कलकत्ता में हुआ था, दादाभाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था उसी की इन्होंने अध्यक्षता किया था। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय शब्द आ गया है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1925 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था, 1925 के कानपुर अधिवेशन की, और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली जो पहली महिला थी एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको इतना ही याद रखना है कि ये बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आर एन माधोकर ने किया था, 1912 में अधिवेशन हुआ था। फिर 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने, ठीक है ना, थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। चलिए दक्षिण भारत में मुख्यतः यह प्रचलित था
किसने कहा था? थॉमस मुनरो। देखिए कहां पर दिया ऑप्शन नंबर बी में। किसने कहा था कि 1857 की घटना जो है प्रारंभ में धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है डॉक्टर एस.एन. सेन का। एस.एन. सेन का यह स्टेटमेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था जिसका अध्यक्ष था सरोजिनी नायडू ने किया था। 1925 ऑप्शन में नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, यहां से सही कथन आपको चुनना है। सही कथन चुन करके यहां से आपको आंसर बताना है। चलिए पहले कथन पढ़िए, उसके बाद देखिएगा। अब यहां पर देखेंगे तो पहला पढ़िए कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, सही दिया गया है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, ये आपका गलत है, ठीक है ना, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो जो है ये 5 दिनों तक चला था, 5 दिनों तक की अवधि तक चला था। उसके बाद कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किया था, ये भी आपका गलत है, ठीक है ना, ये भी आपका गलत है। 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये आपका सही दिया गया है। और के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। तो आप देख सकते हैं पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पुस्तक कौन सी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह स्टेटमेंट सर सैयद अहमद खान का है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है लॉर्ड कर्जन का है। चलिए उसके बाद देखिए स्टेटमेंट से प्रश्न जो है पूछा जाता है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ये किसके समय में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह स्टार्ट हुआ था किसके समय में? तो यह उपाधि जो है आपका 1859 एवं 60 से इन उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, 1859-60 से। तो 1859-60 से यहाँ पर आप देखेंगे तो कई लोगों का हो जाएगा, तो इससे अधिक राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे ये आपके शहरी क्षेत्र के थे, शहरी क्षेत्र के थे, ठीक है ना। चलिए और उदारवादी या राजनीतिक जो भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, मतलब उपग्रंथी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। रजनी पामदत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त ने कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो फ्रेंड्स 1906 के बाद आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की जो कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब वो जेल से बाहर आए तो राष्ट्रीय हीरो के मतलब नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। और इस तरह से देखा जाए तो एक घटना नहीं बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके कारण उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल और नरम दल। गरम दल से संबंधित अरविंद घोष थे, ठीक है ना। बिपिन चंद्र पाल थे, लाल बाल पाल आपने सुना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। यहाँ पर अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी जी गोखले ये गरम दल के नेता नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे। चलिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? यानी कि गरम दल के थे तो गरम दल के थे, नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, यानी कि गरम दल के थे तो ये बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो नरम दल के जो आपके नेता थे उनकी पद्धति थी राज वामबद्ध आंदोलन, ठीक है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता की राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये लाला लाजपत राय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से संबंधित वीर सावरकर जी हैं, इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1904 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, ठीक है ना। 1908 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और देखिए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं था? इसमें राष्ट्रीय समाचार पत्र जो नहीं था ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, बाकी सभी ये राष्ट्रीय समाचार पत्र थे। चलिए उसके बाद देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? नहीं पूछा गया है, तो ये पत्रिका जो जुड़ी हुई नहीं थी ये आपसे पूछा गया है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पत्रिका आपका यंग इंडिया था, ठीक है ना। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों के साथ सही संयोजन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आइए डी के साथ, ठीक है, डी के आइए, डी के साथ आइएगा। तो देखिए द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए एक बार। चलिए उसके बाद देखिए हिंदू पैट्रियट समाचार का इसका संपादक कौन था? तो हिंदू पैट्रियट का जो संपादक थे ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व जो है यह स्थापित किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, एक सही राइट आंसर हो जाएगा। 1876 में मैंने बताया भी है। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य से, ठीक है ना, 1913। चलिए उसके बाद देखिए होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो ये समाहित थे आपका ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य अन्न भंडार और रेलवे के गारंटीड ब्याज, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 3 दिवसीय तमाशा जो है ये कहा था किसने? तो ये कहा था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, ध्यान रखिएगा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। देखिए जिमरमैन, यहाँ पर देखिए जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति जो थे ये कौन कौन से थे? तो जिमरमैन योजना का नाम दिया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी में शस्त्र एवं गोला बारूद जो है मांगने की योजना विदेश में रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी और इसको हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिमरमैन योजना नाम दिया गया था। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों इस योजना से सम्मिलित थे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है, मोतीलाल तेजावत जो है संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, ठीक है ना, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन संबंधित है मोतीलाल तेजावत। उसके बाद साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है ना। चलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। उसके बाद 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो यह शुरुआत किया था आपका एन.एस. हॉर्डिकर ने, एन.एस. हॉर्डिकर ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए
और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य आपका याद रखिएगा, इसके साथ जो है जुड़े हुए थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले संगठन था यह। चलिए, उसका गांधी टोपी पहनते थे इसके सदस्य। बंबई योजना के प्रस्ताव में था, बंबई योजना में प्रस्ताव था। तो देखिए बंबई योजना यानी कि बॉम्बे प्लान 1944-45 में प्रमुख भारतीय जो उद्योगपति थे उनके एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है तीव्र आर्थिक विकास की बात की गई थी। और साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपकरणों की आवश्यकता के रूप में भी पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। और इस आधार पर अगर हम देखें तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीव्र आर्थिक विकास द्वारा पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था हल्दर जी ने। एस एन हल्दर का यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किसान क्या करे किसने लिखी। किसान क्या करे यह लिखा है स्वामी साधनानंद सरस्वती जी ने। किसने लिखा है? स्वामी साधनानंद सरस्वती जी ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए स्वामी साधनानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मैंने बताया था बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, आर एन माधवकर ने किया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक ने किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1927 में। चलिए, उसके बाद देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पकड़ के रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी की स्टेटमेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी का है। देखिए प्रश्न कितना रिपीट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है यह कहा जाता है आपका मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। भिखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है ना। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने जो है भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? देखिए सन भी आता जा रहा है, जर्मनी में स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बंग के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका घोषणा किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी में जब भारत का आगमन हुआ था तो उन्होंने रद्द किया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो देखिए कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा किया था और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। और इस प्रस्ताव में अगर हम बात करें तो आपका स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका इनमें से अगर हम बात करें तो आपका कौन कौन सा आपका स्वदेशी हो गया, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। चलिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया है यह शुरू हुई। तो ये आपका शुरू हुआ था कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ठीक है ना, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। उसके बाद देखिए मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था किसने? बताइए। तो यह लिखा था आपका W हंटर ने। चलिए, उसके बाद किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की। चलिए, 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? जरा मुझे कमेंट करके बताइए, HSR की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए, उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है आपका 19 जुलाई 1905 को। ठीक है ना। और 20 जुलाई को यह जो है 1 मिनट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? औपचारिक घोषणा हुई थी 20 जुलाई। ठीक है, कहीं 19 जुलाई भी लिखा रहता है तो यहाँ पर 19 जुलाई ही आप लगाइए। चलिए, उसके बाद आपका 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। कर्जनवाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो यह मदनलाल ढींगरा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मांटेगल चेम्स्फोर्ड की रिपोर्ट। तो यह 1919 का आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड से लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन थे? तो इसको लिखा था अरविंद घोष ने। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये आप ध्यान रखेंगे, ये अरविंद घोष की है। चलिए, अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो फ्रेंड्स यह कौन था? तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं दिया गया, ऑप्शन ई हो जाएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई को 1857, 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। चलिए, उसके बाद देखिए तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तेभागा 1946-47 में किसान सभा के नेतृत्व में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे? तो विश्वविद्यालय जो आयोग गठित किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था और इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का गठन किया था। आर्य समाज की स्थापना तो आपको पता है दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना तो फ्रेंड्स 1870 में महादेव गोविंद रानडे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? कौन सा इसमें से नहीं था? तो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको A, B, C। ठीक है ना, यहाँ पर D भी देख लीजिए। तो इसमें C नहीं था। आंसर बता देता हूं, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था आपका। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरा सम्मेलन 1886 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल आपका 33 जो है दूसरे सम्मेलन में 33 जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे में 33, तीसरे में 81 और चौथे में 221 पहुंच गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। 1906 में बंगाल में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है लंदन में, अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना लंदन में वीर दामोदर सावरकर ने किया था। मुस्लिम लीग ने अपना धार्मिक वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो अगर हम बात करें तो 1906 में ढाका में हुई थी, मतलब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना, और इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची और 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग का अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी। और देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में जो आंसर किया है इसका उत्तर डी दिया है। ठीक है ना, जो कि सही नहीं है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो चंपारण आंदोलन तीनकटिया प्रथा आपको याद भी होगा, तो ये नील था और नील जो है आपको मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो नकदी फसल के विरोध में यह प्रारंभ हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अगर हम बात करें तो इसमें जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण आपका रोल था। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो यह किया था आपका जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है ना। नेपाल की तराई में है ये बकरी का टापू, जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसके बाद किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये कहा था किसने, महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था यह, और लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था। तो महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम है। किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो 1925 में यह लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर घटित हुआ था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, उस पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूटा गया था और यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। और देखिए इसमें हम बात करें तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे, आ गया ना, HSRA 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह स्टेटमेंट जो है यह लिखा है किसने। तो यह गजल पंक्ति जो है शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है, ठीक है ना। बिस्मिल अजीमाबादी याद रखेंगे, बिस्मिल अजीमाबादी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका रचयिता कौन है। देखिए ये प्रश्न जो है आपका 2015 में पूछा गया था और फिर 2020 में पूछ लिया गया है। तो बिस्मिल अजीमाबादी इसका अभी मैंने आपको बताया भी है कि बिस्मिल अजीमाबादी है और भगत सिंह ने इसको गा करके पॉपुलर किया था। तो यहाँ पर बिस्मिल अजीमाबादी नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। तो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह मोहम्मद इकबाल ने दिया है, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया था। क्या भगत सिंह दिया गया तो हम लोग भगत सिंह के साथ जा सकते हैं। वैसे अगर बीपीएससी वाला एग्जाम है तो आपको मोहम्मद इकबाल याद रखिएगा, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी कब। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। फिर से देखिए वही प्रश्न, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। सेम क्वेश्चन, 23 मार्च 1931 को। चलिए सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, बताइएगा। भगत सिंह की उम्र जो थी उस समय 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति, ठीक है ना। अनुशीलन समिति एक आपका क्रांतिकारी संगठन था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल ने किया था। चलिए चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बनाई थी। तो यह योजना सूर्य सेन ने बनाया था। किसने बनाया था, सूर्य सेन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चिटगांव शस्त्रागार दावे से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य सेन का नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स यह किया था किसने, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुई थी, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। चलिए उसके बाद देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है ना, 1913 में। चलिए इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने बताया भी था गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये चित्तरंजन दास थे और जो बाकी पूरा अधिवेशन हुआ था आर एन माधुरकर थे 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है ना। इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चौकीदारी कर, तो यह सविनय आंदोलन के समय में, ठीक है, सविनय आंदोलन के समय में चौकीदारी कर 1930 में बिहार के किसानों ने देने से इनकार कर दिया था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओडायर को मारा था। माइकल ओडायर को, ध्यान रखिएगा जनरल डायर भी दिया गया, माइकल ओडायर को इन्होंने मारा था, ठीक है। चलिए 1940 में किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा, फिर से वही क्वेश्चन है, यह वक्तव्य किसका, बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया है। तो यह किसने कहा है। तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है। इंडिया फॉर इंडियंस को लिखा है चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास ने। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय ऑप्शन में कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1909 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1906 में, तो 1906 में जो है कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगा खां के नेतृत्व में। उसके बाद 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो ने दिया भी था और लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया। तो 1909 भारत परिषद अधिनियम। चलिए निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से अलकाट का नहीं था, बाकी बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट का था। चलिए किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, बताइएगा। तो यह आपका था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है नियुक्त किया गया था 1917 में, ठीक है। 1917 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1917 में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा 1917 हो जाएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ कब होता था। क्यों होता था। तो क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था। तो यह समाज जो था यह सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 68वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। तो यह नेतृत्व किया था सिरिल रेडक्लिफ ने। चलिए उसके बाद देखिएगा किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था। बंगाल में महलबारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में लिखकर बताते चलेंगे। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, महात्मा गांधी जी ने किया था। और विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे यह इसके प्रथम सत्याग्रही थे। प्रश्न बनता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। तो ये विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही का नाम याद रखेंगे, तीसरे सत्याग्रही जो थे ये ब्रह्मदत्त थे। क्लियर है। तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये पिछली बार 68 बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रोक अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जिसमें सप्रू, जैकर और चिंतामणि थे टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के संबंध में विचारों को लेकर के कांग्रेस के अंदर उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद हो गए थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नवंबर 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय उदारवादी संघ कहेंगे, तो राष्ट्रीय उदारवादी संघ या नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक नए दल की स्थापना हुई। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो है गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए ये भी प्रश्न 68 बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपको सही आंसर चुनना है। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ये भी 68 बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न जो है पूछा गया है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो यह 1946 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे और इसमें दो अन्य सदस्य भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इनको भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो केवल 2 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। और देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और शुरुआत जो हुई थी स्वदेशी आंदोलन की 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ये डेट आप याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन जो हुआ था इसी के प्रत्याघात यानी कि विरोध के रूप में शुरू हुआ था। इसी अवसर पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, राष्ट्रगान बना था। तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। देखिए नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव जो थे ये प्यारेलाल थे, और प्यारेलाल जी की जो बहन थी डॉक्टर सुशीला नैयर, ये गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग कवर करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये सभी लोगों को पता है। पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन था, तो फ्रेंड्स यह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। तो देखिए गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया था, और इसके उपरांत उन्होंने भावनगर में स्थित सामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया, और फिर इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी किया था। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, यहाँ पर देख सकते हैं सामलदास कॉलेज भावनगर। ठीक है, चलिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, बताइए। तो ये चंपारण था, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, इसी के दौरान जो राजकुमार शुक्ल जी थे गांधी जी से इन्होंने भेंट किया था, और उन्होंने चंपारण में जो किसानों की दशा थी उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। देखिए कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, अब ये 67 बीपीएससी में पूछा गया है, राजकुमार शुक्ल। देखिए चंपारण में इंडिगो यानी कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ हुआ था, तो ये चंपारण में हुआ था 1917 में। ये भी प्रश्न देखिए 48वीं और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो ये महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने किया। नील दर्पण किसकी रचना है, तो यह दीनबंधु मित्र की है। ये आपको भी पता है, दीनबंधु मित्र की है। चलिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो यह कौन सा सत्याग्रह था, वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह 1924-25 में कहां पर हुआ था, तो भारत के त्रावणकोर अब केरल का हिस्सा है, वहां पर हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए माधवन, केपी केशव मेनन और याद रखेंगे के कैल्पम, यहां मैं लिख देता हूं के कैल्पम, के कैल्पन। ठीक है, मैंने नाम बताया आपको, माधवन, केपी केशव मेनन और के कैल्पन, ये वाइकम सत्याग्रह के अग्रदूत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजकोट, खेड़ा और असहयोग में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, आपको भी पता है। ठीक है, चलिए इसका नेतृत्व भी स्वयं गांधी जी ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, कौन थे, तो फ्रेंड्स यहाँ थे कौन, राइट आंसर हो जाएगा चार्ली एंड्रूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है, इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से प्रभावित हुए थे, ऑन टू द लास्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो ये हिस्सा लिया था औद्योगिक कर्मियों ने। औद्योगिक कर्मियों ने 1917-18 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने के लिए चल रहे विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था, और यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर के था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए थे। यानी कि अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष कौन थे, तो ये सेठ जमनालाल बजाज थे। ये गांधी जी के निकट सहयोगी भी रहे थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे, और 1930 में ये जेल भी गए थे। ठीक है, और राइट आंसर इसका हो जाएगा जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो सबसे पहले इन्होंने लिया था चंपारण में, जो नील किसानों के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो ये 3 कटिया प्रथा जो थी, यानी कि 20 कट्ठे में से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किसानों को अपनी जमीन के यानी कि 20 कट्ठे में से 3/20 इस तरह से लिखिए, 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, इसी को 3 कटिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 3 कटिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो अभी मैंने आपको बताया 3/20 हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है ना। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो देखिए राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी भी थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण को जो प्रसिद्धि मिली थी राष्ट्रीय स्तर पर, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, तो ये राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी राजकुमार शुक्ल मैंने बता ही दिया, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और देखिए इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, और जो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे इन्होंने इसका स्थापना किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जिसको कहा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका स्थापना किया था एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय। ठीक है, और देखिए लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव थे। करेक्ट आंसर 1920 हो जाएगा।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मैंने बताया अभी आपको कौन, लाला लाजपत राय थे, ठीक है, और इसके प्रथम महासचिव दीवान चमनलाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो देखिए ये पहले भारतीय जो थे यहाँ एम एन रॉय थे। एम एन रॉय थे 1919 में व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक जो पार्टी थी रूस की, उसी के द्वारा जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। और एम एन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 312 है। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था। तो यह अधिनियम जो था यह भारत सरकार अधिनियम 1919 था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य क्या था। रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह की। रॉलेट सत्याग्रह की जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट लागू हुआ था कब। तो फ्रेंड्स 1919 में लागू हुआ था, ठीक है, 1919 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। लोग जमा क्यों हुए थे। तो ये जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के इन्होंने विरोध में उपाधि लौटा दिया था। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा था किसने। तो ये मारा था उधम सिंह ने। याद रखिएगा माइकल ओ डायर को, क्लियर है, याद रखिएगा माइकल ओ डायर को। किसके लिए। तो जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसी का बदला लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्च वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 में क्या हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदलने जाने की नहीं, ये तो 1911 की घटना है। जालियांवाला बाग त्रासदी बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। देखिए डेट सही याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था। तो ये उधम सिंह ने मारा था 1940 में 13 मार्च 1940 को। राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ था। तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम आपसे पूछा जा रहा है। 64वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह कौन सा प्रदेश था। तो यह प्रदेश जो था यह बिहार था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार था, जहां पर अभी शराब बंद है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो राहुल संकृत्यान जो थे ये छपरा से, ठीक है, छपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। हिमालय जैसी भूल बताई थी, बताइए। तो यह चौरी चौरा का कांड हुआ था जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित करने का निर्णय लिया था। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई थी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो ये चौरी चौरा का कांड। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। तो ये किसने छोड़ा था। तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो ये शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। चलिए मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था, खिलाफत आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था। शराबबंदी आंदोलन, तो देखिए शराबबंदी आंदोलन जो है यह स्टार्ट हुआ था किसके नेतृत्व में। तो बारदोली के मेहता बंधु कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से यह आंदोलन चलाया था और बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और आगे चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी कि शराबबंदी आंदोलन चलाया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था केरल में हुआ था और मोपला विद्रोह किस आंदोलन की शाखा थी। तो यह खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा का सारा सही क्रम ही दिया गया बिल्कुल क्रम से। चोरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 इसका क्रम सही दिया गया है। फरवरी 1922 में 4 या 5 फरवरी, कहीं 5 फरवरी लिखा होता है, 4 फरवरी आप मान करके चलेंगे, 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा की घटना हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चौरा किस राज्य में है। तो यह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो इन्होंने कहाँ से दिया था। तो ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे, बिहार उड़ीसा के, ठीक है। चलिए तो बिहार उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका कारण पूछा गया है। तो इसका कारण जो था ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी। तो यह असहयोग आंदोलन था। इसी की असफलता के बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, ठीक है। तो यह असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, अभी मैंने आपको बताया भी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था किसने। तो यहाँ पर देखेंगे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
स्वराज पार्टी की गठन किसकी सफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। देखिए 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में हुआ था। 1912 में बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष आर एन माधोलकर ने किया था। और गया वाला में जो हुआ था 1922 में चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संस्कृति बीपीएससी में भी पूछ लिया गया है, तो ये चित्तरंजन दास थे, सीआर दास। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह कहा था किसने? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को। इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान दिया गया की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, फिर खाली स्थान दिया गया है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है यह तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में और यह कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संविधान की व्यवस्थाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? वर्ष पूछा गया है। तो पूर्ण स्वराज ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, 1929 लाहौर में। चलिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 1929 के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 67वीं बीपीएससी में है पूछा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये क्या कहता है 26/1/1930 को, ठीक है, 26/1/1930 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न हमारा कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? पूर्ण स्वतंत्रता 1921 में। तो देखिए 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए हकीम अजमल खान ने, ठीक है, और हकीम अजमल खान ने किया था 1921 का जो अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, ठीक है, किंतु गांधी जी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर हजरत मोहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हजरत मोहानी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और बारदोली की महिलाओं ने इसी के दौरान इनको सरदार की उपाधि भी प्रदान किया था, वल्लभ भाई पटेल। चलिए दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो 1930 यहाँ पर दिया गया है, 1930 को, क्लियर है, याद रखिएगा। और फिर ये 6 अप्रैल को पहुंचते हैं कहाँ? तो इन्होंने साबरमती से शुरू किया था और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून को भंग किया और इसके साथ ही सविनय आंदोलन स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? देखिए प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इसका चौकीदारी पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्टिफिकेट बीपीएससी में इस तरह से पूछ लिया गया था, प्रश्न मिलेगा आगे आपको। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चली थी, ठीक है। चलो उसके बाद 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, ठीक है। और इन्होंने लाल कुर्ती यानी कि लाल कुर्ती को अंग्रेजी में रेड शर्ट कहेंगे, लाल कुर्ती नामक जो है इन्होंने एक दल भी का गठन किया था, ठीक है। चलिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? देखिए सर्टिफिकेट बीपीएससी में भी पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने बोला था याद रखेंगे। यह कौन सा था? तो यह बताइए चौकीदारी था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। और बिहार में नमक सत्याग्रह जो है यह शुरू हुआ था सारण और चंपारण, सबसे पहले इन्हीं 2 जिलों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये इस्तीफा दे दिया था किस कारण से? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से, ऑप्शन सी। और देखिए ये प्रश्न जो है 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? बड़ा ही यहाँ उस समय चर्चा में रहा था, प्रश्न जो पूछा गया था 68वीं बीपीएससी में, बतख मियां थे, बतख मियां, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? फ्रेंड्स प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंटिन्यू मैं आपके लिए इतना देर बोलता हूँ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक है। चलिए प्रथम बार यहाँ पर देखेंगे, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये सबसे पहले अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को, आपको याद भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? 1906 में। तो ये फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इन्होंने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे के सारे प्रश्न पिछले साल ही पूछे, पिछले साल क्या इसी साल पूछे गए हैं 68वीं बीपीएससी में। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम ये देखिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन, याद रखिएगा। चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। सभी कथन को पढ़िए। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं 1921 में नहीं किया गया था। देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय गांधी जी ने लिया और इसके पश्चात जो है 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1922 में। तो ये वाला जो है गलत है, सही नहीं है। बाकी सारे जो है यहाँ पर देख सकते हैं सही है, ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो यह पत्रिका जो थी यह कौन सी पत्रिका थी? तो यह पत्रिका याद रखेंगे, यह पत्रिका थी अल हिलाल, ठीक है। कौन सी थी? अल हिलाल थी, ठीक है। गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, इन सब प्रमुख रचनाएं जो है यह अबुल कलाम आजाद की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर देखिए जमींदार और द कॉमरेड, जमींदार और द कॉमरेड रचना जो है जमींदार किसकी है? तो जमींदार सिराजुद्दीन और कॉमरेड जो है यह मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसकी रचना की गई है, ठीक है। कॉमरेड याद रखेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद किया था? यह 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, एक से अधिक यहाँ पर एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये सही है।
ठीक है, सही नहीं है, ये सही नहीं है, मतलब ये सही एक हो जाएगा इसका ऑप्शन। और मद्रास की जस्टिस पासी द्वारा कौंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, एक ये आंसर सही होगा। तो केवल एक और दो जो है इसका सही नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है मद्रास के जो यहाँ पर जस्टिस पार्टी है, ये कौंसिल चुनाव में का बहिष्कार किया था, इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला गलत है, तो इसलिए एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी हजारों छात्र ये सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़कर के प्रधानाध्यापक थे, शिक्षक थे, वकील थे, इस सब ने इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये सही दिया गया, लेकिन ये दोनों गलत था, तो सही नहीं बताना आपको, तो एक और दो राइट आंसर हो जाएगा। और सर्टिफिकेट बीपीएससी का है भाई। चलो उसके बाद देखिएगा कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता की जिक्र कर रहा है प्रश्न में, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और सर्टिफिकेट बीपीएससी का प्रश्न हो रहा है यहाँ पर, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको भाई पता है, ये महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, और सर्टिफिकेट बीपीएससी का प्रश्न है। और सर्टिफिकेट बीपीएससी का प्रश्न सारा है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो ये लिया था कब तक? तो जून 1948 के पहले ही। ठीक है, तो जून 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? बिहार में इसकी स्थापना किया था किसने? तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, याद रखिएगा। चलिए 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, चौकीदारी का विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम में। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम में, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये लिया था किसने? मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली ने 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 में, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, या 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए प्रश्न दोबारा पूछा गया है, 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो अभी मैंने बताया था 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? नहीं लिया था किसमें बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नहीं लिया था पहला और तीसरा में। ठीक है, पहला और तीसरा में, दूसरा में भाग लिया था, तो एक साथ राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कौन थे? तेज बहादुर शास्त्री थे, इन्हीं के प्रयत्न से ये आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट रुकिए, तेज बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? तो ये इरविन गांधी समझौता। ठीक है, चलिए उसके बाद अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत जो है कम्युनल अवार्ड यह प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीट सुरक्षित की गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था, अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया, तो ये दलित वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो यह सीट दिया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 71 और 148। ठीक है, चलिए 148 71। अगला प्रश्न है कि पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? पुनः समझौता का उद्देश्य 24 सितंबर 1932 को पुणे में गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, और इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम जो था, सांप्रदायिक पंचायत, उसमें केवल 71 सीटों का ही व्यवस्था था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना इन्होंने किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये नीति अपनाई थी 1937 की कार्यकारिणी कमेटी में, 1937 की कार्यकारिणी कमेटी में। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? 1784 में स्थापना किया था, किसने? तो विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, आपको क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साइमन आयोग, ठीक है, साइमन आयोग यानी कि 1900 साइमन कमीशन 1927, उसके बाद आपका हो जाएगा डांडी मार्च 1930, पुनः समझौता 1932 और गांधी इरविन समझौता जो है 1931। ठीक है, तो क्रम हो जाएगा आपका 1 नंबर यानी कि बी, उसके बाद ए, उसके बाद आपका हो जाएगा पुनः समझौता 1932। ठीक है, तो आपका डी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, 1867 में आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई थी, और 1869 में महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से निम्नलिखित में से नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता जो थे ये दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंडिगो रिवोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की शोषण का चित्रण किया गया है। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को ये शहीद हुए थे, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये किया था किसने? जोरावर सिंह ने। ठीक है, जोरावर सिंह ने किया था। कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक फेल थे किंतु इंजन नहीं था, सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, बताइए। तो ये कहा था इन्होंने 1935 का अधिनियम के बारे में। अगला प्रश्न कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस करा भी दिया है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ना, यानी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ये सर्टिफिकेट बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है,
बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो बिहार किसान सभा से स्वामी सदानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किया था। उसके बाद कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन सारे वामपंथी नेताओं ने इसका प्रचार प्रसार करने में इनका सहयोग किया था। तो यहाँ पर राहुल संकृत्यायन भी है, कार्यानंद शर्मा भी है, यदुनंदन शर्मा भी है, स्वामी सदानंद सरस्वती जी का भी नाम दिया गया है, इसलिए 1 हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, बताइए, तो यह पटना में 1934 में हुई थी, 1934 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो ये क्या था 1936 में, 1936 में, ठीक है। और प्रथम इसके अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती थे और इसके संस्थापक भी थे, तो 1936 हो जाएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो ये स्वामी सदानंद सरस्वती थे। वह कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये कहा था, तो यह लखनऊ था। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये सारा प्रश्न हो गया है, लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो ये समय जो था ये आपका 1926 से 1939 तक माना जाता है, ठीक है, 1926 से 1939 तक, तो ये 26 से 39 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, मैंने आपको बता ही दिया था अभी 1934 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो जयप्रकाश नारायण संबंधित थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, ठीक है। चलिए इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और भी लोग थे इसमें, ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा भी थे, गंगा शरण सिंह थे, ठीक है, और भी लोग थे। चलिए उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। देखिए प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया था जयप्रकाश नारायण इस ऑप्शन में दिया गया है, गंगा शरण सिंह, रामकृष्ण बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, ठीक है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब, कब मनाया गया पूछा गया, तो ये आपका मनाया गया 12 अप्रैल 1946 को, ठीक है। जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया 12 अप्रैल 1946 को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, 1938 में और 1939 में, ठीक है। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस थे, और 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में भी इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये आपको याद होगा 1935 का अधिनियम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था कब, तो 1901 में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था 1927 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, बताइए, तो ये 1927 में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन में, इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका बलवंतराय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी आर अभ्यंकर ने निभाई थी। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय विंस्टन चर्चिल था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल था। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नाउ और नेवर पम्पलेट किसने लिखा है, तो यह पम्पलेट लिखा है रहमत अली ने, ठीक है, नाउ और नेवर यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रहमत अली ने। चलिए और पाकिस्तान नाम का इन्होंने ही जो है सबसे पहले पाकिस्तान नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तान से अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था, वर्ष पूछा गया है, तो यहाँ पारित किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 427 देखिए, क्वेश्चन नंबर 427 कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही। देखिए तीसरे सत्याग्रही मैंने बताया था ब्रह्मदत्त, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो यहाँ पर देखिए विनोबा भावे का नाम दिया गया था और पहला ही प्रश्न मैंने आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी सरकार के नहीं और अंग्रेजों को भी नहीं जितना इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। शेर ससुरी के बारे में यह शब्द किसने कहा था, तो यह शब्द कहा था एच.जी. किन ने, सीडीपीओ में पूछा गया था एच.जी. किन ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था, तो ये गांधी जी को कहा जाता है, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, इंडिया डिवाइडेड को लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखा है, यह शब्द लिखा है किसने, तो यह लिखा है एस गोपाल ने, किसने, यह कथन जो है एस गोपाल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीडीपीओ का प्रश्न था, क्रिप्स के प्रस्ताव वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत की अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इससे सीखना होगा चाहिए, ठीक, इसे हमें खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा है, यह शब्द लिखा है किसने, यह शब्द लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। यह भी सीडीपीओ का प्रश्न है। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, ठीक है, रॉयल नेवी का विद्रोह। चलिए उसके बाद देखिएगा किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया, तो ये क्या है किसने, तो यह क्या है लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तीसरा बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, सम्राट अशोक के समय में मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी, तो यह शक्ति थी कौन सी शक्ति, तो यह जागीर बांटने में फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे क्या आवश्यकता, एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति थी, समय की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो ये मिलाया गया 1733 ईस्वी में। बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया था 1733 में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या किसी ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट मोंटगोमरी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो ये दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन में संपन्न होने में बहुमूल्य जो है भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न हमारा कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये किया था किसने? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, ठीक है, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। चलिए उसके बाद सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था सर्वोदय का प्रयोग। चलिए किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। तो यह जो है यह किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे ये सब जेल चले गए थे, सब गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विंस्टन चर्चिल थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था, तो इनको आगरा का पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। उषा मेहता, ठीक है, इन्होंने ही संचालन करने वाली जो समूह थी इनकी सदस्य बनी थी, ठीक है, उषा मेहता। चलिए अगला प्रश्न हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? सबसे अधिक व्यापक जो रहे थे ये बिहार में रहे थे और संयुक्त प्रांत में रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 4। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको बक्सर जेल लाए गए थे, बक्सर जेल में, ठीक है, यहाँ पर बक्सर नहीं दिया गया है। चलिए 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे? ठीक है, संसदीय बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया है, तो ये दीपावली की रात थी, दीपावली की रात थी, ठीक है, दीपावली राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से फरार कौन हुए थे? जयप्रकाश नारायण हुए थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण हुए थे। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं का, देखिए बिहार का इतिहास मैं एक अलग वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, जितना भी मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री है, मॉडर्न बिहार हिस्ट्री, आधुनिक बिहार का इतिहास जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान है, उसको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बताइएगा 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये थे आपका शिव कुमार और रामानंद, ठीक है। चलिए हजारीबाग से इनको गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ में से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? यह जिला प्रभावित था ये पटना रहा था। चलिए महात्मा जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान तो मैंने आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिली थी, ठीक है, 1942 में। उसके बाद आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? आजाद दस्ता, बताइए। तो आजाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दस्ता गठित किया था, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इसमें से? कौन सी घटना इसमें सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स का आगमन हुआ था, ठीक है, यह आया था क्रिप्स का आगमन मार्च 1942 में। और भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है ये अगस्त 1942 में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन हुआ था। अक्टूबर 1943 में कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। तो 1942 में ये मार्च में घटना हुई थी, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त की घटना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और यहाँ पर कारण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और कारण है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। यहाँ से आपको आंसर चुन करके कूट में से बताना है। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा जो है सही दिया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी ये सत्य है, परंतु आर जो है ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और देखिए 1940 से लेकर के विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 के समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ ने कोई भी भूमिका नहीं निभाया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आईएनए की स्थापना जो है ध्यान रखेंगे ये कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी, ठीक है, 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया था, ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो देखिए 1942 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर शाहपुर, ये नाम याद रखना है, कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर शाहपुर, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, इन सब ने किया था, ठीक है। और ये वकीलों की समूह की अध्यक्षता जो किया था ये भोलाभाई देसाई ने किया था, भोलाभाई देसाई राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा यह किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, 1943 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो ये सिंगापुर में, कहां पर? सिंगापुर में, याद रखिएगा। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसका स्थापना किया था? तो आईएनए सुहन सिंह की, ठीक है, ये दिमाग की उपज थी और इसका स्थापना किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन सिंह ने, ठीक है, लेकिन यह असफल हुआ था। चलिए उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिर से प्रश्न पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो नेताजी जोड़ा गया जर्मनी में, ठीक है, नेताजी जर्मनी में जोड़ा गया था और जर्मनी में यह जोड़ा गया था, ठीक है, तो जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे इनमें से किसी के भी साथ नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी साथ इनका संबंध नहीं था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये कौन थे? तो ये थे सीलभद्र याजी, नाम याद रखिएगा, सीलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम जो है नया नाम क्या कर दिया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने नया नाम कर दिया था स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज द्वीप कर दिया था। और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया था, अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज कर दिया था। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। यहाँ पर देखिए बारदोली, बताइए, तो ये आपका हो जाएगा बारदोली कहाँ पर? तो ये गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवड़ा, यरवड़ा कहाँ पर है? तो यरवड़ा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और नोआखाली पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो ये मिला लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था कब? 1946 में, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष और 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने आपको बताया था पैंथिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से रामजे मैकडोनाल्ड नहीं था, बाकी ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है, बेबल नहीं था इसमें। चलिए वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो ये कौन थे? तो फ्रेंड्स यह कौन थे बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो ये जेबी कृपलानी थे, ठीक है।
उसके बाद स्वतंत्रता के समय पूछा जाता है जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत में नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? वे कौन थे? तो फ्रेंड्स यह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, तो कब किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों के वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। ठीक है, डायरेक्टर की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई और उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ठीक है, और नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? अच्छा प्रश्न है। तो यह 1786 का एक्ट था। ठीक है, 1786 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त कर दिया। तो ये क्या समाप्त कर दिया? तो ये समाप्त कर दिया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। ठीक है, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम दिया गया है। चलिए ये मिलाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये ताराचंद की है। किसकी है? ताराचंद की। दूसरा देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह है के दत्ता की। ठीक है, के दत्ता की। आनंद मठ किसकी है? तो आनंद मठ जो है ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए नीचे बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर दिया गया, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह रचना किसकी है? तो यह रचना है आपकी राजा राममोहन राय की। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवर इंडियन मुसलमान, यह रचना किसकी है? तो यह रचना है डब्ल्यू हंटर की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में शुरू किया था तारकनाथ दास ने। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट को लिखा है किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। ठीक है, चलिए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक दुर्गेश नंदिनी को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ इन्हीं की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था, तो यह अखबार था इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। इंडियन नेशन का झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत को लिखा है किसने? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ठीक है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल के लिए? तो इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष की सजा सुनाया गया था। उसके बाद प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो ये कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव कहा जाता था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न हमारा कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये दंगा हुआ था, बताइए। तो राइट आंसर इसमें महार हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर महार हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर नडार और महार, ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। तो इसमें नडार नहीं दिया गया, इसमें नडार नहीं दिया गया, इसमें महार दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये अरुणा असफ अली थी। कौन थी? अरुणा असफ अली थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे। लियाकत अली थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जो सौंपा गया था, ये सौंपा गया था बाबू जगजीवन राम को। ठीक है, चलिए अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। उसके बाद फ्रंटियर गांधी का असली नाम, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, आपको पता है। ठीक है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा जो थे यह अमहारा पटना के निवासी थे। ठीक है, अमहारा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो याद रखेंगे, इनको भेजा था बांकीपुर जेल में। ठीक है, बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। चलिए ये जगत नारायण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत है नॉन अलाइन का, यानी कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है। उसके बाद देखिए राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना जो है यह किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, कौन सी? तो ये कुर्मी हो जाएगा। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन थे? तो ये आपका अबुल कलाम आजाद साहब थे, ध्यान रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध कृति है, याद रखिएगा। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति 9 दिसंबर को हुआ था पहला बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर को जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1700 कब पारित हुआ था बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस साल पारित हुआ था? 73 में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसमें से अगर बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, बाकी ये सारे महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह पारित कब किया गया था मीडिया को नियंत्रित करने के लिए? 1835, 67, 1878 और 1908 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः करीबी वर्ष पहचानना है। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाएगा 1925 में और स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोनों की 1925 ही है। ठीक है, आरएसएस की। देखिए कैथरीन मेओ, एडलस हकलसेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां लिखी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे कि भारत में अभिनव भारत नामक की गुप्त संस्था अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। दरअसल 1899 में मित्र मेला जो थी इसका नाम था और 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के विभाजन के विरोध में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन की निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? उसमें क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे आजादी के समय लेबर पार्टी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? लाल कुर्ती आंदोलन। तो मैंने बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, चलिए किसका नाम इसमें से 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये नाम जुड़ा हुआ है किनका? तो याद रखेंगे तात्या टोपे का। ठीक है, तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नाम था।
उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो गोलमेज सम्मेलन के समय रमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, चलिए उसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, तो 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में राजधानी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया, तो ये आनंद मठ से है। बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम आनंद मठ से। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने की सहायता किया था, तो ये सहायता किसने किया था, तो ये किया था मोहन सिंह ने। उसके बाद वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, तो ये लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली, तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था इसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किया गया। इनमें से किस संगठन से हुआ था, तो ये आपको पता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कांग्रेस से। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में किया गया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल अल्काट ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ब्लाउत्स्की दिया गया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो ये बंबई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1857 की विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है इसमें से, तो ये गीता रहस्य है। ठीक है, गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये गांधी जी की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी है, तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए 8 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त के दिन क्या हुआ था, 8 अगस्त के दिन, तो राइट आंसर भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। चलिए गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण आंदोलन से। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट